हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी तक हमने हमारे चैप्टर मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन में कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इनफैक्ट हमें कुछ और भी टॉपिक्स कवर करने हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि नए टॉपिक्स को पढ़ने के चक्कर में हमारे जो पुराने वाले टॉपिक्स हैं उन्हें हम भूल जाएं। तो इसीलिए रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन हम कैसे करेंगे? तो क्वेश्चंस के थ्रू। यानी कि अभी तक हमने हमारे चैप्टर मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन में जो भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं ना, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज के इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को हो गया होगा एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारे ये सेशन, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्या? टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। और हाँ, ये जितने भी क्वेश्चंस आज के इस सेशन में हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब मैं तो करूँगी ही, लेकिन मेरे साथ साथ आपको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली एनटीएससी का जो पेपर है ना, वो आप ही लोग देने जाओगे, मैं नहीं जाऊंगी। तो जितने भी क्वेश्चंस इस सेशन में आने वाले हैं, इस लेक्चर में आने वाले हैं, मेरे साथ साथ आप भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और जो उनके आंसर्स हैं ना, वो आप मुझे बताओगे। कैसे बताओगे? तो चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्शन में मुझे जो आंसर्स है ना, वो दे देना, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सभी की सभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। यानी कि सवाल में एक्चुअली हुआ क्या है कि आपके पास 4 ऑप्शंस आए हैं, चारों ही ऑप्शंस में आपके पास कुछ कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे अपने फर्स्ट ऑप्शन ए की, तो इसमें आपके पास है ग्लास बॉटल, दूसरा है आपके पास पानी और तीसरा है आपके पास नॉइस यानी कि शोर। नॉइस को आप क्या बोल सकते हो? लाउड साउंड, है ना, एक ऐसी आवाज़ जो कि बहुत ही, आप बोल सकते हो कि हमारे कानों को कैसी है, वो चुभ रही है ना, ऐसी चुभती हुई आवाज़ को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसी लाउड साउंड को हम क्या बोल सकते हैं? नॉइस बोल सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि ऑप्शन ए में आपके पास 3 चीज़ें हैं, ग्लास बॉटल, पानी और नॉइस। ऑप्शन बी में आपके पास है एयर, लकड़ी और वैक्यूम। ऑप्शन सी में है आपके पास सिल्वर फॉइल, हॉट एयर एंड चॉक। और लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास, ऑप्शन डी में है आपके पास सैंड यानी कि रेत, ऑक्सीजन एंड लाइट फ्लैश। ऑप्शंस हमने रीड कर लिए हैं, चारों ही ऑप्शंस में हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें हैं। अब सवाल हमसे बोल रहा है कि आप एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करो जिसमें कि सभी जो चीज़ें हैं ना, वो क्या हो? एग्जाम्पल्स हो मैटर के। अब याद करो, अब जब तक मैं इस क्वेश्चन का आपको इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब तक जिन बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया है वो जल्दी से क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे कि मैम ABCD में से क्या होना चाहिए। और जिनको नहीं आ रहा है समझ में, उनको मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो हमने प्रीवियस सेशंस में बात करी है मैटर की कि भाई मैटर क्या है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कि एक मास हो, जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, या आप ये बोल सकते हो कि उस चीज़ का क्या हो, कोई वॉल्यूम हो, और हमारे 5 सेंसेस में से एटलीस्ट हम उसे किसी भी एक सेंस के साथ क्या कर सके, फील कर सके, तो उस एक चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में जो ग्लास बॉटल है वो डेफिनेटली एक मैटर है। पानी की अगर हम बात करें तो पानी भी क्या है? एक मैटर है, ठीक है। पानी की भी क्या होता है? एक मास है उसका, प्लस उसकी एक वॉल्यूम भी होती है। फिर लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉइस की, तो नॉइस मैंने आपको अभी भी समझाया कि एक तेज़ आवाज़, एक ज़ोर से जो आवाज़ आती है, एक ऐसी आवाज़ जो कि हमारे कानों को चुभती है, ऐसी आवाज़ को ही हम क्या बोलते हैं? लाउड साउंड को ही हम क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। नॉइस के बारे में आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है और क्लास 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। क्लास 10th में हम साउंड या नॉइस के बारे में कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ 8th 9th में तो पढ़ के ही आते हैं। तो क्लास 10th के बच्चे ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमें क्या पता,
पता होना चाहिए क्योंकि 8th 9th को पास करके ही 10th में आए हो। तो कुल मिलाकर के नॉइस क्या एक मैटर हो सकती है? क्या नॉइस का कोई मास होता है? क्या नॉइस का कोई वॉल्यूम है? क्या नॉइस कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है? ऑब्वियसली नहीं। तो नॉइस एक मैटर नहीं है। इसका मतलब क्या कि ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें कि सभी के सभी चीज़ें क्या हो, मैटर के ही एग्जाम्पल्स हों। ऑप्शन बी क्या है? एयर, वुड और वैक्यूम। तो एयर के पास पार्टिकल्स होते हैं, डेफिनेटली एयर क्या है? एक मैटर है, उसका एक मास है, ठीक है ना, वो एक जगह भी ऑक्यूपाई करती है एयर। याद करो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों एयर के पास एयर एक जगह ऑक्यूपाई करती है, और प्लस एयर का एक मास तो होता ही है। बलून्स वाला एग्जांपल याद है कि नहीं याद है? जिस स्केल के जिस एंड में हम बलून की हवा निकाल देते हैं तो वो वाली जो एंड है स्केल की वो ऐसे ऊपर उठ जाती है, ठीक है। चलो, वुड डेफिनेटली क्या है? एक मैटर है, मास भी है, वॉल्यूम भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। अगर हम बात करेंगे वैक्यूम की, वैक्यूम मतलब क्या? एक खाली जगह, एक स्पेस। स्पेस मतलब क्या? जहाँ पे पार्टिकल्स ही ना हो। अब आप खुद ही बताओ, एयर को हम मैटर बोल रहे हैं, एयर बकायदा बनी होती है किसके साथ? पार्टिकल से। भाई एयर क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस किससे बनती है? अपने रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल से बनती है। इन मॉलिक्यूल्स को अभी हम जनरल वे में क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। तो डेफिनेटली एयर के पास क्या है? पार्टिकल्स हैं। लेकिन वैक्यूम क्या है? वैक्यूम में हम बोलते हैं कि एयर है ही नहीं, वैक्यूम में कुछ नहीं होता है। वैक्यूम एक एम्प्टी स्पेस है। वैक्यूम क्या है? एक एम्प्टी स्पेस है। तो इस एम्प्टी स्पेस में एयर तक नहीं है, कोई चीज़, कोई सॉलिड, कोई लिक्विड तो छोड़ो, इस एम्प्टी स्पेस में, इस वैक्यूम में एयर तक नहीं है। तो जब कुछ होगा ही नहीं, वैक्यूम क्या है? एकदम एक खाली जगह है। जब वहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो फिर आप वैक्यूम को मैटर कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। उसका मतलब क्या? ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड क्या है? सिल्वर फॉइल, हॉट एयर एंड चॉक। ये बिल्कुल सही है कि सिल्वर फॉइल में क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, मास होगा, वॉल्यूम होगा। फिर हॉट एयर, गर्म हवा। तो भाई अब एयर चाहे गर्म हो चाहे वो ठंडी हो, एयर तो एयर रहेगी। एयर के पास क्या होंगे? उसके पार्टिकल्स होंगे। इसका मतलब क्या कि हॉट एयर भी एक मैटर है। लास्ट क्या है? चॉक। तो चॉक के पास भी क्या होंगे? उसके पार्टिकल्स होंगे। चॉक एक जगह ऑक्यूपाई करती है, उसका एक मास है, उसकी एक वॉल्यूम है, खत्म बात। तो डेफिनेटली हमारा जो इस सवाल का जो जवाब है वो क्या होगा? ऑप्शन सी ही होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है? सैंड, ऑक्सीजन और फ्लैश लाइट या लाइट फ्लैश। तो सैंड और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? मैटर के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये नहीं है, लाइट फ्लैश नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अब जिन बच्चों का यही जवाब आया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं आया है कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले ही इस सवाल का जवाब ना आया हो, लेकिन अगले वाले का आ जाएगा और उसके अगले वाले का भी आएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स। एक ऑब्जेक्ट में मैटर की जो क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? देखो ऐसा है, अगर मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर मैं बोलूं कि ये पेन क्या है मेरा, ये एक ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक मैटर है। ये मैटर क्यों है? क्योंकि भाई इसका एक मास है, इसकी एक वॉल्यूम है। मैं इसको 5 सेंसेस में से, अपने 5 सेंसेस में से एटलीस्ट किसी भी एक सेंस के साथ क्या कर सकती हूँ? इसको मैं फील कर सकती हूँ, मैं इसको देख भी सकती हूँ, मैं इसको टच भी कर सकती हूँ, है कि नहीं? तो सीधी सी बात यह है कि ये पेन क्या है? डेफिनेटली एक मैटर है। और ये जो मैटर है ये बना किससे है? बहुत सारे पार्टिकल से बना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की जो क्वांटिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की जो क्वांटिटी है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी मास या ऑप्शन डी डेंसिटी। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब होना चाहिए क्या? ऑप्शन सी मास। कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की जो क्वांटिटी होती है, भाई आप खुद ही सोचो ना, मैटर मैंने आपको पढ़ाया ना कि मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो मैटर है मेरे पास, पेन है मेरे पास, ये किसका बना है? पार्टिकल्स का बना है। इस मैटर का कोई ना कोई मास होगा। मास क्या होगा? मास कौन बनाएगा? तो भाई जिन पार्टिकल्स से ये मैटर बना है वही पार्टिकल्स क्या करने वाले हैं? इस मैटर का मास बनाने वाले हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट में जो मैटर की क्वांटिटी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी मास बोलेंगे। आई बात समझ में? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी मास। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि विच इज अन इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
4 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर, मैटर कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ऑप्शन बी, अभी हम मार्क नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक बार सभी ऑप्शंस को रीड कर रहे हैं। ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर द वन दैट इज मोस्ट कॉम्पैक्ट इज सॉलिड स्टेट। हमको पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों ही स्टेट्स में जो सॉलिड स्टेट है वो कैसा होता है, सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। ऑप्शन सी कि इन सॉलिड स्टेट इंटर पार्टिकल्स स्पेस दैट इज एम्प्टी स्पेस इज मिनिमम। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है वो कैसी होती है, मिनिमम होती है। और लास्ट ऑप्शन डी क्या है, द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड इज जनरली मोर देन दैट ऑफ अ लिक्विड, यानी कि सॉलिड जो है उसकी डेंसिटी लिक्विड से क्या होती है, जनरली ज़्यादा ही होती है। चारों स्टेटमेंट्स मैंने आपको रीड करके बता दिए हैं। अब जल्दी से मुझे बताइए कि चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा वाला स्टेटमेंट हम चूज करेंगे अपने इस सवाल के जवाब में। भाई इस सवाल में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इन चारों में से जल्दी से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मेरे हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ये वाला, फर्स्ट वाला। क्यों भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता है, इंस्टेड इट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो है वो बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, मैटर कंटिन्यूअस नहीं है। मैंने आपको सैंड का एग्जाम्पल दिया था कि रेत के हीप को देख करके उसके आप बोल सकते हो कि है ना, हाँ, रेत का जो पूरा एक पहाड़ सा जो होता है उसको देख करके हमें लगता है, दूर से देखने में हमें ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने क्या करा है, एक स्मूथ सा ब्राउन पेपर उसके ऊपर चढ़ा दिया है। लेकिन जब हम उसको पास जा करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई वो जो रेत है वो बनी हुई है बहुत सारे छोटे छोटे रेत के कणों से। एग्जैक्टली मैटर भी ऐसा ही होता है कि मैटर देखने में हमें लगेगा कि काफ़ी स्मूथ है, ठीक है, काफ़ी स्मूथ है, लेकिन जब इसको हम अंदर से जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मैटर कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि वो बना हुआ है बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स का। नेक्स्ट क्या है, ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो सबसे कॉम्पैक्ट स्टेट है वो कौन सा है, सॉलिड है। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। सॉलिड में हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग लगते हैं कि पार्टिकल्स बहुत ही पास पास हो जाते हैं, जिसके कारण सॉलिड स्टेट क्या हो जाती है, एक कॉम्पैक्ट स्टेट हो जाती है। थर्ड क्या है कि इन सॉलिड स्टेट इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो होती हैं वो मिनिमम है। सही बात है, अभी तो पता है कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस इतना स्ट्रॉन्ग लगता है कि पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो ऑलमोस्ट कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है। लास्ट, अब डेंसिटी हम बोल रहे हैं कि सॉलिड्स की ज़्यादा होती है लिक्विड से जनरली। ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम में मास अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने ज़्यादा लगते हैं कि पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या, मास ज़्यादा है, और अगर मास ज़्यादा है इसका मतलब क्या, डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत ये वाला है। तो ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉलिड। अब कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शंस में आपके पास क्या है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक दी है। आपको बताना है कि इसमें से, इन चारों में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड की नहीं है, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, हाई रिजिडिटी, यानी कि क्या हमारे सॉलिड्स बहुत रिजिड होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, होते हैं। क्यों? वही वाली बात, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स, इन तीनों ही स्टेट्स में हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये प्रॉपर्टीज क्यों आई हैं, किसकी वजह से आई हैं? तो इनके जो रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स है ना, और उन पार्टिकल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, उन्हीं के कारण इन तीनों स्टेट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज आई हैं। अगर सॉलिड रिजिड है तो क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, उसका एक साइज होता है, वॉल्यूम डेफिनेट है, जिसके कारण हमारे सॉलिड कैसे होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं। पार्टिकल्स यहाँ वहाँ मूव कर ही नहीं पाते हैं, एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाते हैं। अगर हम बात करेंगे रेगुलर शेप की तो बिल्कुल उनके पास रेगुलर शेप है। अगर हम बात करेंगे डेंसिटी की तो बिल्कुल
हाई डेंसिटी है। कैसे? अभी समझाया था कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम में अगर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो गिवन वॉल्यूम में सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। तो गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे मास उतना ही ज़्यादा होगा, डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। डेंसिटी मतलब क्या कि एक सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स है वो कितने आसपास हैं एक दूसरे के, बहुत आसपास होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। लास्ट क्या है? हाई कंप्रेसिबिलिटी। भाई कंप्रेसिबिलिटी तो हमें तब देखने को मिलती है जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हो। अगर मैं इस पेन को दबाना चाहूँगी तो क्या ये पेन दबेगा? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि इस पेन के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस ना के बराबर हैं। अगर मैं इसको दबाना चाहूँगी तो इन मतलब बेसिकली जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं ना तो वो चीज़ कंप्रेस तभी होती है जब उस चीज़ के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आते हैं। पास पास पार्टिकल्स तभी आते हैं जब उनके बीच में स्पेसेस हो। स्पेसेस होती हैं तभी पार्टिकल्स के पास पास आने का स्कोप होता है। यहाँ तो ऑलरेडी पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड हैं तो पास आने का और स्कोप है ही नहीं। इसका मतलब सॉलिड्स हमारे कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टी नहीं होती है सॉलिड्स की। तो हमारे सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ लिक्विड स्टेट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो लिक्विड स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। क्या हमारे लिक्विड्स के पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है? बिल्कुल भी नहीं भाई। मैंने आपको लिक्विड स्टेट के बारे में समझाया था कि लिक्विड स्टेट क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो लिक्विड स्टेट के जो मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड से कम होते हैं और गैसेस से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक इनफ अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो आप बोल सकते हो कि एक दूसरे के थोड़े पास पास होते हैं, है ना, जिसके कारण उनकी जो वॉल्यूम है वो कैसी हो जाती है? फिक्स हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं शेप की तो क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ठीक ठाक है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके कारण पार्टिकल्स पास पास तो है लेकिन बहुत पास नहीं है, और बहुत पास ना होने के कारण उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो ये तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो स्पेसिफिक शेप। ये बिल्कुल सही है कि डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। ऑप्शन सी क्या है कि डेफिनेट शेप है बट डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। गलत। लास्ट क्या है? नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ये भी नहीं है। डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है ना, शेप भले ही ना हो। तो इसका मतलब क्या कि हम ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करेंगे क्योंकि ऑप्शन बी क्या कर रहा है? सही तरीके से लिक्विड्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है इनके पास। चलिए अगले सवाल पे हम आ जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज। अब हुआ क्या? आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ही ऑप्शंस में आपके पास 3 सब्सटेंस है और तीनों सब्सटेंसेस चारों ही ऑप्शंस में कैसे हैं? कॉमन है। कौन कौन से? सॉरी 3 नहीं है, 4 हैं। वाटर, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसीटोन। कुल मिलाकर के आपके पास 4 सब्सटेंसेस हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर और एसीटोन। इनको आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस चीज़ का इंक्रीजिंग ऑर्डर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपको इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो वाला सब्सटेंस चुनेंगे जिसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? सबसे वीक है, लीस्ट है। तो आपके पास है पानी, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड और एसीटोन। शुगर सॉलिड है, पानी और एसीटोन क्या है? लिक्विड है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है? एक गैस है। और गैस में हम सबको पता है कि पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कैसे होते हैं? सबसे कमज़ोर होते हैं, वीकेस्ट होते हैं, लीस्ट होते हैं। तो सबसे नीचे हम किसको रखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ही रखेंगे। फिर उस लिहाज से आप बोल सकते हो कि शुगर को सबसे कहाँ आना चाहिए? टॉप पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुगर क्या है? एक सॉलिड है और सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सबसे टॉप पे कौन आएगा? सबसे टॉप पे आएगा शुगर और सबसे नीचे कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों के बीच में कौन आने वाले हैं? पानी और एसीटोन। आई बात समझ में? चलो अब इसके बाद में
अगर हम बात करें किसकी, एसीटोन की, एसीटोन मतलब कि क्या देखा है आपने कभी एसीटोन को? वो जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, वो क्या होता है, वो एसीटोन ही होता है। नेल पॉलिश रिमूवर की खास बात होती है कि अगर हमने उसके कैप को बंद करके नहीं रखा तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, उड़ जाता है ना, कि वो बहुत जल्दी बेसिकली क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि मैम पानी और एसीटोन दोनों ही क्या है, लिक्विड्स हैं, और अभी तक तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को आपस में कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अब दो लिक्विड्स को हम आपस में कंपेयर कैसे करें? तो आसान है, जो आपका एसीटोन है उसमें जो मतलब एसीटोन के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे होंगे वो कैसे रहेंगे, थोड़े से वीक रहेंगे। किसके कंपैरिजन में? पानी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एसीटोन, फिर इसके बाद में आएगा आपका पानी। तो ये होना चाहिए सही सीक्वेंस। ये काफ़ी हॉश पॉश हो गया, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, एसीटोन, फिर वाटर, और फिर आपका लास्ट क्या है, शुगर है। तो ये सही ऑर्डर आपने बना दिया है। अब देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारे ऑर्डर को मैच कर रहा है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में सबसे नीचे रखा है पानी को, नहीं पानी नहीं आना चाहिए, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या है, सबसे नीचे कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर एसीटोन है, फिर पानी है, फिर शक्कर है, ये बिल्कुल सही है। तो हम जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ। रुक जाओ, क्या बोला गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन द फॉलोइंग सब्सटेंस, है ना, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर, हाँ तो ये गलत है, यहाँ पे बी आना चाहिए। आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। भाई जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से, गैस से शक्कर की तरफ आएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाएंगे ना। सबसे लीस्ट किस में होगा अट्रैक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड में, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में, यानी कि शक्कर के पार्टिकल्स के बीच में, है ना। तो मेरे मतलब आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मैटर का? ठीक है, ऑप्शन ए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, बात तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव फास्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी सही है। भाई ऐसा है कि जब हम मैटर के पार्टिकल्स का, मतलब अगर हम मैटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो, आप बोल सकते हो कि उनका जो मूवमेंट है ना, उनकी जो स्पीड है मूवमेंट की, वो बेसिकली बढ़ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी भाई मैटर को जब आपने, उसका टेम्परेचर जब आपने बढ़ाया है, सपोज आपने क्या करा है, मैटर को हीट किया है, तो वो जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो मैटर को, उस हीट को कौन अब्जॉर्ब कर लेगा, मैटर के पार्टिकल्स अब्जॉर्ब कर लेंगे, और अब्जॉर्ब करने के बाद आप बोल सकते हो कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण उनके मूवमेंट की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब वो तेज़ी के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स विद ईच अदर ऑन देयर ओन, सही बात है। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि नहीं करते हैं? आप खुद ही सोचो ना, अगर एक ग्लास पानी में आपने 2 से 3 ड्रॉप्स, या 2-3 क्या, 1 ड्रॉप ही अगर आपने क्या करा है, इंक डाल दी है, तो 5 मिनट बाद पूरी की पूरी जो इंक है ना, वो पानी में जाकर के मिक्स हो जाएगी। तो ये जो 2 डिफरेंट, भाई इंक एक अलग टाइप का मैटर है, पानी एक अलग टाइप का मैटर है, 2 अलग अलग मैटर है। तो 2 अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स का जो मिक्सिंग होती है खुद ब खुद अपने आप, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। आई बात समझ में कि 2 अलग अलग टाइप के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमिक्सिंग होती है खुद ब खुद, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डेफिनेटली भाई मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अपने आप मूव करते रहते हैं, खुद ब खुद कंटिन्यूसली मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ना पानी में इंक डालने वाला, तो होगा क्या, जैसे ही आप पानी में 1 ड्रॉप इंक डालोगे तो उस 1 ड्रॉप इंक में क्या होगा, इंक के पार्टिकल्स होंगे। मैं क्या हूँ, इंक का एक पार्टिकल हूँ। यहाँ से क्या हुआ, अब जिस पानी में
इंक के पार्टिकल्स गए हैं, उस पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मैं इनका एक पार्टिकल हूँ, मैं जैसे ही पानी में आऊँगी तो इधर से एक पानी का पार्टिकल आकर के मुझसे टकरा जाएगा। क्यों भाई, पानी के पार्टिकल्स तो रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, हर किसी डायरेक्शन में, हर किसी स्पीड के साथ, कोई कम स्पीड के साथ, कोई ज़्यादा स्पीड के साथ। तो एक पानी का पार्टिकल आया, मुझसे टकरा गया, फिर यहाँ से दूसरा आया, फिर मुझसे टकरा गया। तो टकराते 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 होगा क्या, मैं खुद ही मोशन में आ जाऊंगी। मैं कौन हूँ, इंक का पार्टिकल। तो कुछ इस तरीके से इंक के पार्टिकल्स लगातार टकराने के कारण मोशन में आ जाते हैं, और मोशन में आने के कारण पूरे के पूरे पानी में जाकर के डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। मैटर के पार्टिकल्स टेम्परेचर बढ़ाने पर तेजी के साथ में मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स विद ईच अदर ऑन देयर ओन, ये भी सही है। और लास्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। इसका मतलब पूछा गया था कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैटर की नहीं है, तो ये नहीं है कि मैटर के सभी पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। आई बात समझ में? तो हम चूज करेंगे क्या, ऑप्शन डी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा। चलो अब हम आ जाते हैं कहाँ, अपने अगले सवाल के ऊपर। अब अगला सवाल हमसे बोल क्या रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, द हाई डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ गैसेस इज ड्यू टू, यानी गैसेस में जो हाई डिफ्यूजिबिलिटी होती है वो क्यों होती है। ऑप्शन ए, हाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत हाई होते हैं। अच्छा नहीं, मैंने तो आपको इसका ऑपोजिट पढ़ाया है कि भाई गैस में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, लीस्ट होते हैं। तभी तो गैस का एक पार्टिकल यहाँ तो दूसरा यहाँ, ना कोई डेफिनेट शेप होता है गैसेस का, ना कोई उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, कुछ भी नहीं होता है। प्लस जिस भी वेसल में आप उसे रखोगे उस पूरे वेसल की वॉल्यूम वो क्या कर लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं। तो ये वाली बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि गैसेस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, सबसे कम होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी, हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बिल्कुल सही है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी के साथ में गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। बात बिल्कुल सही है। क्यों, मैंने बताया था ना कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी तो बिल्कुल बल्ले बल्ले होती है, उनकी बिल्कुल मज़े होती है, ऐश होती है। क्यों, क्योंकि उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता है। कहने को तो गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्सेस काफ़ी वीक होते हैं, जिसके कारण गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ तेज़ी के साथ रैंडमली मूव करते रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक दूसरे से दूर दूर जा पाएँ। वहीं अगर हम बात करेंगे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की या सॉलिड के पार्टिकल्स की, तो वो तो बेचारे, उनकी तो बहुत ही किस्मत ख़राब होती है। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, जिसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जा ही नहीं पाते हैं। यहाँ वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है, वो बस अपनी जगह पे क्या कर सकते हैं, खड़े रह करके वाइब्रेट। कौन, सॉलिड के पार्टिकल्स। लिक्विड के पार्टिकल्स के पास आप बोल सकते हो कि उनकी कंडीशन फिर भी थोड़ी सी बेटर होती है। क्यों, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ लिमिटेड आप बोल सकते हो कि एक्सटेंट तक लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जा सकते हैं। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स तो भैया हर कहीं जा सकते हैं, और वो भी अलग अलग स्पीड के साथ, ज़्यादा स्पीड के साथ, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसलेटरी मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, नहीं, रॉन्ग है ये। और लास्ट क्या है, ऑल दी अबव, नहीं, फर्स्ट और थर्ड गलत है, तो फिर ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। बचा क्या है हमारे पास, सिर्फ ऑप्शन बी। तो क्या गैस मॉलिक्यूल्स की जो हाई काइनेटिक एनर्जी है, क्या वही रिस्पॉन्सिबल होती है गैसेस की हाई डिफ्यूजिबिलिटी का, क्या वही रीज़न है? हाँ बिल्कुल, गैस पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स की जो हाई काइनेटिक एनर्जी है ना, उसी के कारण गैसेस में क्या होती है, हाई डिफ्यूजिबिलिटी होती है। कि गैसेस, सपोज आपके पास एक बड़ा सा बीकर है, उसमें आपने पार्टीशन करके रखा है। पार्टीशन के एक तरफ आपने
एक गैस ली है, सपोज आपने हाइड्रोजन गैस ली है और दूसरी तरफ आपने क्या ली है, ऑक्सीजन गैस ली है पार्टीशन के दूसरे साइड में। जैसे ही आप वो पार्टीशन हटाओगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों ही आपस में जाकर के बढ़िया तरीके से क्या होने वाली है, मिक्स होने वाली है। क्यों? क्योंकि बात तो वही है ना कि हाइड्रोजन भी क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। दोनों के ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली यहाँ वहाँ यहाँ यहाँ तेज़ी के साथ में मूव कर रहे हैं। जैसे ही हम उनके बीच का पार्टीशन हटाते हैं तो दोनों ही गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़िया तरीके से आपस में मिक्स होने लग जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के ही पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो भी बढ़िया काइनेटिक एनर्जी के साथ। और क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो पा रहे हैं, जिसके कारण उनके बीच में स्पेसेस भी होती हैं। तो इन स्पेसेस का भी, इन खाली जगह पे का भी क्या होता है, फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है, तो गैसेस की जो हाई डिफ्यूजिबिलिटी है उसका रीज़न क्या है कि भाई गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो तेज़ी के साथ आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने को ही तो हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़ होना। ठीक है, चलो, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, द डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज मैक्सिमम। डिफ्यूजिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो इनमें से कौन से फिजिकल स्टेट की मैक्सिमम होती है। ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी बोल रहा है कि डिफ्यूजिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टेट। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी गैस, है ना। देखो, गैसेस आपस में बहुत बढ़िया तरीके से डिफ्यूज़ होती हैं। अगर हम बात करेंगे लिक्विड्स की, तो दो लिक्विड्स भी आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं आसानी से, जैसे कि पानी में इंक डाल दो, वो वाला एग्जाम्पल। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स आपस में, मतलब सॉलिड्स के पास डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं होती। आपको मैंने समझाया है ये प्रीवियस सेशन में, जब हम सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे, कि होता क्या है कि अगर हम स्कूल में हॉलीडेज़ के पहले 10 दिन पहले हम क्या कर रहे हैं, हैप्पी हॉलीडेज़ लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर या ग्रीन बोर्ड के ऊपर चॉक से। इसके बाद में 10 दिन के लिए हम कहाँ चले गए, अपने घर चले गए। जब हम वापस आते हैं, वापस आने के बाद में जब हम बोर्ड पे लिखा हुआ मिटाने की कोशिश करते तो वो ठीक से मिटता नहीं है। क्यों नहीं मिटता है? क्योंकि 10 दिन के अंदर हुआ क्या है कि बोर्ड के पार्टिकल्स और चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो गए हैं, मिक्स हो चुके हैं। लेकिन आप बोल सकते हो कि इस मिक्सिंग होने में, इस डिफ्यूजन होने में 10 दिन का समय लगा है। तो फिर इतना जो टाइम हो रहा है ना मिक्सिंग में, जो इतना टाइम लग रहा है डिफ्यूजन में, फिर इस समय के कारण हम इस चीज़ को डिफ्यूजन कंसिडर करते ही नहीं। हम अल्टीमेटली ये कंक्लूड करते हैं कि भाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ना वो डिफ्यूज, मतलब सॉलिड्स डिफ्यूज होते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते ना। जब तक पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे तो प्रॉपर डिफ्यूजन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। प्लस अगर सॉलिड के अंदर किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स आना चाहेंगे भी तो भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी इतने पास हैं कि उनके बीच में जगह ही नहीं है। जब जगह ही नहीं होगी तो फिर दूसरे मैटर के पार्टिकल्स कहाँ से आएंगे? तो इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम जो डिफ्यूजिबिलिटी है वो किसके पास होती है, गैसेस के पास होती है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी गैस। ठीक है, चलो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हो और आंसर्स मुझे दोगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको और आपको बताना है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के पास में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, हाईएस्ट वाला है। फर्स्ट है वाटर एट रूम टेम्परेचर, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, थर्ड है इथाइल अल्कोहल और लास्ट है आयरन मेटल। सीधी सी बात है, अगर आपको जहाँ भी क्या दिख जाए, एक सॉलिड दिख जाए तो समझ लो उसी में क्या होने वाला है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, हाईएस्ट होने वाले हैं। तो बिंदास जो है ऑप्शन डी को टिक मार्क करके आना कि मैम आयरन मेटल में ही क्या होने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। अब आपको बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट मैटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सही नहीं है। फर्स्ट क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस, बिल्कुल सही बात है।
हमें तो इनकरेक्ट पूछा गया है ना, नॉट ट्रू पूछा गया है, ठीक है, तो ये वाला तो सही है, इसका मतलब ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हो सकता। सेकंड क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस विद अ राइज इन टेम्परेचर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर रिमेन्स द सेम एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, और मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी मैटर के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैसी रहती है, सेम रहती है, ऑप्शन सी बोल रहा है। और लास्ट ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो ए सही है, बी सही है और डी भी सही है। प्रॉब्लम किस में है भाई, सी वाले में है, यानी कि सी ऑप्शन का स्टेटमेंट गलत है और हमसे नॉट ट्रू स्टेटमेंट ही पूछा गया है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, बिंदास ऑप्शन सी को मार्क करके आएंगे। क्यों है गलत ऑप्शन सी, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर रिमेन्स द सेम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या है, आपके पास एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि आपके मतलब एक आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट किया हुआ है और उस सेम टेम्परेचर पे आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस भी है। तो क्या इन तीनों ही टाइप्स ऑफ मैटर में इनके जो रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी? भाई सीधी सी बात है, हम तो सॉलिड स्टेट में बोलते हैं कि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे कम होती है। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स मूव कर ही नहीं पाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपनी जगह पे रह करके वाइब्रेट कर सकते हैं। वो भी कब, जब हम सॉलिड को थोड़ी सी हीट सप्लाई करेंगे। इस हीट के कारण आप बोल सकते हो कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इस हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और फिर वो अपनी जगह पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वहीं हमारे पास गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तो हर समय क्या रहते हैं, एक्टिव मोड पे रहते हैं और हर समय क्या करते हैं, तेज़ी के साथ रैंडमली मूव करते जाते हैं। तो ये बात गलत है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सभी मैटर के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन सी गलत है। तो यही हमारे सवाल का सही जवाब है। हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन सी को मार्क करते हुए आगे बढ़ जाएंगे कि when we put, next question है, when we put some crystals of potassium permanganate in a beaker containing water, we observe that after some time whole water has turned pink. This is due to पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स जब हम पानी में डालते हैं तो कुछ समय बाद पूरा का पूरा पानी पिंक हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने क्रिस्टल्स डाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, सॉलिड जाकर के डिफ्यूज हो गया है पानी में, लिक्विड में। इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन, कि आपने पोटेशियम परमैंगनेट का सपोज एक ही क्रिस्टल डाला है और उस क्रिस्टल में क्या थे, बहुत सारे पार्टिकल्स थे। तो जैसे ये पार्टिकल्स पानी में गए, पानी के पार्टिकल्स तो यहाँ वहाँ खुद ही मूव कर रहे थे। तो मैं कौन हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट का एक पार्टिकल हूँ। मुझे यहाँ से आकर के क्या हुआ, पानी के पार्टिकल ने एक धक्का मारा, मैं ऐसे हो गई। फिर यहाँ से आकर के दूसरे पानी के पार्टिकल ने मुझे धक्का मारा तो मैं ऐसी हो गई। तो ऐसे ऐसे करके होगा क्या, मैं पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल हूँ वो यहाँ वहाँ मूव करने लगूंगी। तो कुछ इस तरीके से पूरे पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स हैं पूरे पानी में फैल जाएंगे और पूरा पानी का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पिंक। तो ये क्यों हो रहा है? ऑप्शन ए बॉइलिंग के कारण ना, ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स पानी में जाकर के मेल्ट हो जाते हैं, नहीं। सब्लिमेशन ऑफ क्रिस्टल्स, नो। ऑप्शन डी डिफ्यूजन, यस। डिफ्यूजन के कारण ही पूरा का पूरा जो पानी है वो कैसा हो रहा है, पिंक कलर का हो रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट अरेंजमेंट। फिर से क्या करना है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप बोल सकते हो कि अरेंज करना है। किस किस को, अच्छा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए देखो, पानी, एयर और विंड। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ऊपर वो आएगा जिसमें कि इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कैसा हो, सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए की अगर हम माने तो ऑप्शन ए में सबसे पहले किसको रखा, मतलब सबसे लास्ट में किसको रखा गया है, विंड को रखा गया है। पॉसिबल ही नहीं है।
फिर इसके बाद में ऑप्शन बी में क्या है, एयर, शुगर एंड ऑयल। क्या ये सही है? सबसे ऊपर ऑयल को रखा है। भाई ऑयल तो माना ऑयल कैसा होता है, थोड़ा सा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, लेकिन है तो क्या, ये एक लिक्विड ही ना। और शुगर क्या है, शुगर तो एक सॉलिड है, तो इस सॉलिड में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा होने चाहिए। इसका मतलब क्या कि ये भी गलत है। लास्ट मतलब सी ऑप्शन क्या है कि ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर, ये बिल्कुल सही है। सबसे आखिरी में किसको रखा है, सॉलिड को रखा है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होने वाले हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। उससे कम किस में होगा, लिक्विड में। उससे भी कम किस में होगा, गैस में, ऑक्सीजन में। तो ये हमारे सवाल का जवाब हो सकता है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी को भी एक बार रीड कर ही लेते हैं। सबसे आखिरी में रखा गया है एयर को। एयर को नहीं भैया, सॉल्ट को रखना चाहिए था। सॉल्ट के बाद रखते जूस को, जूस के नीचे रखते किसको, एयर को, फिर ये सही होता। यानी कि कुल मिलाकर के हम जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं कि zigzag movement of the solute particle in a solution is known as। पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है ना सोल्यूशन में, वो भी कैसा, एकदम zigzag टाइप का, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए लीनियर मोशन, ऑप्शन बी सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी ब्राउनियन मोशन, या लास्ट ऑप्शन डी कर्व्ड मोशन। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी ब्राउनियन मूवमेंट। जो रैंडम zigzag मूवमेंट होता है ना पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने पोलन ग्रेन्स को पानी में डाला था, और पानी में डालने के बाद में उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा था। उन्होंने ये पाया कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पानी में जाने के बाद, पानी के सरफेस पे जाने के बाद डांस करने लगे। वैसे नहीं कर रहे थे पोलन ग्रेन्स डांस, लेकिन जैसे ही उनको हमने पानी में डाला, पानी के सरफेस पे छोड़ा, पानी के सरफेस पे आकर के पोलन ग्रेन्स डांस करने लगे। क्यों करने लगे डांस, क्योंकि जिस पानी की सरफेस पे वो आए थे ना, उस पानी में थे बहुत सारे पार्टिकल्स। तो पानी के पार्टिकल्स तो खुद ही डांस कर रहे थे, तो डांस करते करते वो क्या कर रहे थे, पोलन ग्रेन्स को भी वो धक्का दे रहे थे। भाई मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं ना, तो जिसके कारण पानी के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। मूव करते करते वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को भी धक्का दे देते हैं, उनसे कोलाइड कर जाते हैं, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स धक्का खा करके अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। और लगातार डिस्प्लेस होते 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 वो खुद क्या करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। तो ऐसे zigzag मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी ब्राउनियन मोशन कहते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन सर ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनको ऑनर करने के लिए मोशन का, मूवमेंट का नाम ही रख दिया क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, आगे अगला सवाल, पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन। पार्टिकल्स किस चीज़ में रैंडमली मूव करेंगे, ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या लास्ट ऑप्शन डी ड्राई आइस। ड्राई आइस बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है ना, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने को भी ये गैस है, लेकिन फिर भी ये गैस कैसी है, अभी सॉलिड स्टेट में है। तो रैंडम मोशन जो है पार्टिकल्स का, वो तो केवल गैस में ही पॉसिबल है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। तो फिर ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, सॉरी ये नहीं, ड्राई आइस और शुगर हट जाएगा। पानी की अगर हम बात करें तो हाँ, पानी के पार्टिकल्स मूव करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा किस में मूव करेंगे पार्टिकल्स, नाइट्रोजन गैस में करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। अच्छा, ये सभी सवाल ना NTSC लेवल के ही हैं। ये मत सोचेगा कि मैम जो है सिर्फ रिवीजन के लिए बेसिक क्वेश्चन करवा रही है, नहीं, ये सब NTSC लेवल के ही हैं। तो NTSC के लिए इसीलिए कहा था कोई हवा नहीं है, अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो सवाल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, इनमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी वाटर, या लास्ट ऑप्शन डी वुड, लकड़ी। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए आयरन। ठीक है, केरोसिन हो गया, पानी होगा, ये हो गया, ये तो क्या हो गए, दोनों लिक्विड्स हो गए। ठीक है, तो इनको हटाओ। लकड़ी और आयरन में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन ध्यान से कभी अगर आपने लकड़ी को देखा हो तो लकड़ी फिर भी कैसी होती, थोड़ी सी पोरस होती है, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी आप बोल सकते हैं भसभसी सी होती है, उसके बीच में क्या होती है, थोड़े से स्पेस होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं लोहे की, तो लोहा तो एकदम ठस होता है,
एकदम सॉलिड होता है, जिसके कारण उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जितना ज़्यादा किसी मैटर में पार्टिकल्स होंगे पास पास, वो मैटर उतना ही क्या रहेगा, डेंस रहेगा। तो इसीलिए आयरन क्या है, सबसे ज़्यादा डेंस है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि व्हेन वी ब्लो एयर इनटू द बलून इट इन्फ्लेट्स बिकॉज, जब हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूल क्यों जाता है, गुस्सा हो जाता है क्या? चलो देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि एयर पार्टिकल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द बलून एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन देम। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। याद करो, मैंने आपको बताया था गैसियस स्टेट में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कैसे भाई, गैस के मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कोई रोक टोक तो है नहीं, अट्रैक्टिव फोर्सेस काफ़ी कम लगते हैं, काफ़ी वीक लगते हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो रैंडमली यहाँ वहाँ तेज़ी के साथ में मूव करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब जब वो मूव कर रहे हैं तो कोई डिसिप्लिन्ड मैनर में वो मूव करते नहीं हैं, अंधाधुंध मूव करते हैं, जिसके कारण आपस में टकराते हैं। ना सिर्फ आपस में टकराते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, बल्कि जिस वेसल में उस गैस को भर के रखा है उस वेसल की दीवार के साथ भी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, टकराते हैं। आई बात समझ में? जिस वेसल में उन्हें भर के रखा है उन वेसल की वॉल्स के साथ भी वो क्या करते हैं, जाकर के टकराते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब दीवारों से गैस के मॉलिक्यूल्स बार बार आकर के कोलाइड करेंगे तो एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो डेफिनेटली गैस को आपने जिस भी वेसल में रखा है, जिस भी कंटेनर में आपने उसे रखा है, उस वेसल की वॉल पे वो क्या करने वाली है, गैस प्रेशर एक्सर्ट करने वाली है। तो होगा क्या, जब हम बलून के अंदर गैस भरते हैं, है ना, या हवा ब्लो करते हैं, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो जाकर के आपस में कोलाइड करेंगे, बलून की जो दीवार है उसके साथ में कोलाइड करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और इस प्रेशर के कारण जो बलून की जो दीवार है वो एक्सपेंड होती जाएगी। भाई, बलून की जो दीवार है वो रबर की बनी है, रबर क्या होती है, इलास्टिक होती है, वो स्ट्रेच होती है, जिसके कारण रबर की जो दीवार है वो एक्सपेंड होगी और बलून जो है वो फूल जाएगा। एयर पार्टिकल्स डिफ्यूज इनटू द बलून ना, रबर इज इलास्टिक इन नेचर। हाँ है, तो इससे क्या मतलब? लास्ट ऑप्शन डी, द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द बलून इंक्रीजेज। ये क्या बात हुई कि एयर जो है बलून के अंदर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है? नहीं, ये नहीं है सही। सबसे सही क्या है, ऑप्शन ए। आई बात समझ? चलिए अगले सवाल पे हम आई जाते हैं कि नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैव अ टेंडेंसी टू मिक्स विद ईच अदर, दिस फिनोमेना इज नोन एज। गैसेज जब आपस में क्या होती है, मिक्स होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ऑप्शंस को रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी चलो कर ही लेते हैं ना। ऑप्शन ए, केमिकल रिएक्शन। जब सवाल में बोला गया है कि दो नॉन रिएक्टिंग गैसेज आपस में क्या हो रही है, मिक्स हो रही हैं। नॉन रिएक्टिंग मतलब क्या? दो ऐसी गैसेज जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, जिन्हें एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करने का मन नहीं होता है। तो जब दो नॉन रिएक्टिंग गैसेज आपस में मिक्स हो रही हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शन? नहीं। डिफ्यूजन? हाँ। इफ्यूजन? नहीं। एक्सप्लोजन? नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, डिफ्यूजन। आई बात समझ में? चलो अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कि द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट्स ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज इज कॉल्ड। बताओ भैया, एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें कि क्या होते हैं, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज, क्या है वो स्टेट, कौन सी है वो स्टेट? गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या प्लाज्मा स्टेट? तो भाई मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, प्लाज्मा। याद करो, मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा स्टेट क्या होती है कि आपने सॉलिड को हीट किया, वो बना किस में, वो कन्वर्ट हुआ किस में, लिक्विड में। लिक्विड को आपने क्या करा और फर्दर हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया किस में, गैसियस स्टेट में। अब गैस में सपोज वो गैस के एटम्स होते हैं, ठीक है ना, गैस के एटम्स मतलब आप लगातार जो हीटिंग है वो करते ही जा रहे हो। सॉलिड को आपने हीट किया, वो मेल्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड को आपने हीट किया, वो कन्वर्ट हुआ गैस में। अब गैस जो बना है उसको भी आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो इससे होगा क्या, गैस के जो एटम्स होते हैं वो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है ना उसको लूज कर देते हैं। हम सबको पता है कि एटम के अंदर क्या है, तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है कि नहीं। तो इस गैस एटम ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को, सपोज इस गैस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है बाहर,
तो इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से ऑब्वियस सी बात है जो एटम है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसके ऊपर तो खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो आपके पास गैस थी, ये जो आपके पास गैस थी, अच्छा ये कहानी सिर्फ एक एटम की नहीं है, गैस में तो कई सारे एटम्स होते हैं। तो जब आप हीट करते जाओगे ना तो इससे होगा क्या, एटम, गैस के जो एटम्स है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते जाएंगे। तो एटम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज रहेगा ही। इससे होगा क्या कि आपके पास जो गैस होगी उसमें क्या आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे। भाई चार्ज्ड, आप बोल सकते हो कि एटम को ही तो हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं ना। तो आपके पास जो गैस है उसमें क्या है, आयंस है, यानी कि आपके पास आयोनाइज्ड गैस है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है ये, कि विच हैज़ द लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स। इन सभी स्टेट्स में से लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में या प्लाज्मा में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन ए, सॉलिड। बेचारे उनकी भी गलती नहीं होती है, क्यों, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो उनको अलाउ ही नहीं किया जाता है कि वो एक दूसरे से अलग होकर के कहीं और जा पाएँ, तो उनकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, सॉलिड्स। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम अपने चैप्टर के एक और नए टॉपिक को करेंगे डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे, टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को लगेगी आपकी एनटीएससी की क्लास। सुबह 10 बजे से लग जाएगी क्या, साइंस। 1 बजे से स्टार्ट होगा आपका मैथ्स। 4 बजे से जो है आपका मैथ की क्लासेस शुरू होंगी, और 7 बजे आएगा क्या आपके पास, सोशल साइंस। तो ये पूरा टाइम टेबल आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, ताकि वहाँ पे आपको स्टेज 1, स्टेज 2 एनटीएससी की प्रिपरेशंस के लिए सभी चैप्टर से सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाए, प्लस सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको हो जाए नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।